वेलकम बैक गाइस। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रेजरी ऑफ नॉलेज में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्न। एचपीयू बीएड एंट्रांस एग्जाम में आपको इनसे काफ़ी हेल्प मिलेगी। मैंने पहले भी वीडियोस डाल दिया है टीचिंग एप्टीट्यूड के रिगार्डिंग, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं और प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन की। काफ़ी बड़ा पोर्शन आता है तो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। शुरू करते हैं आज की वीडियो अपने पहले प्रश्न से। आज का हमारा पहला प्रश्न है, उच्च शिक्षा स्तर पर शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग एट हायर एजुकेशन। देखिए पहले प्रश्न को आप ध्यान से पढ़िएगा। हायर एजुकेशन की बात की जा रही है और आपका ऑप्शन ए है परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए छात्रों को तैयार करना। तो हायर एजुकेशन लेवल का जो ऑब्जेक्टिव है, क्या बच्चों को जो है वो परीक्षा में पास करने का इनका ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है। निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना, टू डेवलप द कैपेसिटी टू टेक डिसीजंस। ऑप्शन सी है टू गिव न्यू इन्फॉर्मेशन, नई जानकारी देना। व्याख्यान के दौरान छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना। देखिए अगर हम बात करें ऑप्शन सी की तो नई जानकारी तो हम लोग लेते ही रहते हैं। जैसे कि हायर एजुकेशन की बात करते हैं, हम अपने एनवायरनमेंट से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, लर्निंग बाय डूइंग भी करते रहते हैं। ऑप्शन डी को भी देख लेते हैं, टू मोटिवेट स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चंस ड्यूरिंग लेक्चर। देखिए क्या हायर एजुकेशन का ये उद्देश्य है कि बच्चे जो है वो लेक्चर के दौरान प्रश्न पूछे। निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना, तो इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो है ऑप्शन बी, निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। देखिए जब भी हम हायर एजुकेशन लेवल पर जो है टीचिंग करते हैं तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव रहता है कि बच्चों में जो वो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी डेवलप की जा सके। क्या की जा सके? डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को डेवलप किया जा सके। तो इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर था वो था निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना। तो उम्मीद है आप लोग इस प्रश्न को समझ गए होंगे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, खुली पुस्तक परीक्षा प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है। तो खुली पुस्तक जिसको हम क्या कहते हैं, ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम कहते हैं। मैं समझाऊंगा आपको ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम क्या होता है। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। छात्र गंभीर हो जाते हैं, स्टूडेंट्स बिकम्स सीरियस। ये कक्षा में उपस्थिति में सुधार करता है। ये जो कक्षा में जो है इम्प्रूव करता है अटेंडेंस को इन द क्लासरूम। ये छात्रों के बीच परीक्षा की चिंता को कम करता है। क्या ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम जो है वो छात्रों के बीच में जो परीक्षा की टेंशन होती है, एग्जाम की टेंशन, उसको कम करता है। ये छात्रों को सोचने के लिए मजबूर करता है। इट कंप्लाइज स्टूडेंट्स टू थिंक। देखिए सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम क्या होता है। अगर आप लोगों को पता होगा कि ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम क्या होता है तो आप जरूर इस प्रश्न को जो है अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम ये होता है कि जिसमें आप लोगों को एक प्रॉब्लम दे दी जाती है। आप लोगों को इन द सेंस कि स्टूडेंट्स को आप लोग एक प्रॉब्लम देंगे और कुछ भी प्रॉब्लम देख सकते हैं। जैसे मैथ की कोई क्वेश्चन दे दिया सॉल्व करने को, या कुछ एक क्वेश्चंस दे दिए सॉल्व करने को, या साइंस के कि कैसे होता है ये कुछ कंसेप्चुअल बेस्ड। तो उसमें क्या करेंगे आप लोग, वो एक प्रकार का टेस्ट ही होगा और जिसमें आप लोग अलाउ करेंगे बच्चों को कि आप लोग जो है वो कंसेप्ट को बुक से ढूंढ सकते हैं। और इसी को क्या कहा जाता है, ओपन बुक सिस्टम कहा जाता है, एग्जामिनेशन सिस्टम कहा जाता है। इसका मैं आप लोगों को एक उदाहरण देता हूँ। जैसे आप लोगों ने सभी ने लगभग मेरे ख्याल से थ्री इडियट फिल्म जो है वो देखी होगी। उसमें क्या करता है कि जो रेंचो है वो आगे जाकर क्या लिखता है, अपने दोस्तों के नाम लिखता है ब्लैक बोर्ड के ऊपर और कहता है कि अब आप लोग जो है इस नाम का जो है मतलब बताएंगे मेरे को। आप लोग चाहे तो बुक की हेल्प ले सकते हैं। बस सेम सिनेरियो यहाँ पे है। इसको क्या कहते हैं, ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम। तो आप लोग समझ गए होंगे ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम क्या होता है। तो इस प्रश्न का जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर था, जो सही आंसर था, ये छात्रों को सोचने के लिए मजबूर करता है। ये छात्रों को सोचने के लिए मजबूर करता है। इट कंपेल्स स्टूडेंट्स टू थिंक। ठीक है, क्योंकि अगर हम कोई प्रॉब्लम देंगे और बच्चे जो है बुक में ढूंढने की कोशिश करेंगे तो वो कंसेप्चुअल चलेंगे और कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है। आप लोग भी देखते हैं कब हमारे पास जब बाय टॉपिक पढ़ा होता है तो हम उसे ध्यान से ढूंढते हैं कि कौन सा जो लाइन है। जैसे फॉर एग्जांपल कंप्रीहेंसिव पैसेज जो होते हैं जिनको हम पढ़ते हैं और क्वेश्चनिंग दिए होते हैं, नीचे क्वेश्चन दिए होते हैं, उसके आंसर हमने उसमें ढूंढने होते हैं। सेम एज लाइक दिस आप लोग समझ सकते हैं। उम्मीद है आप लोग समझ भी गए होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा भी जा सकता है। इट इज़ एडवांटेजेस ऑफ गिविंग होम वर्क दैट स्टूडेंट्स। होमवर्क देने का जो आपका मेन एडवांटेज क्या होती है। रिमेन बिजी एट होम, जो बच्चा है वो घर में बिजी रहता है। माफ़ी चाहूँगा, स्टडी एट होम, क्या बच्चा जो वो घर में स्टडी करता है। अगर आप लोग
वर्क जो देते हैं, होमवर्क जिसको देते हैं, एज ए टीचर आपने बच्चे को होमवर्क दिया हुआ है तो क्या वो एक घर में स्टडी करेगा? मे बी चेक फॉर देयर प्रोग्रेस, एक स्टाइल हो सकता है कि उसकी जो प्रोग्रेस है, जितना उसने आज आपने जो पढ़ाया और उसने जो कैरी किया उसकी प्रोग्रेस को चेक किया जा सकता है यहाँ से। मे डेवलप हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी, देखिए यहाँ पर जितने भी ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं सारे सही है, लेकिन मैंने बताया हुआ है आप लोगों को अप्रोच की मोस्ट अप्रोप्रिएट जो सबसे अच्छा है स्टूडेंट के लिए वो आंसर होना है यहाँ पर। तो इसका जो सही आंसर है वो है मे डेवलप हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी। तो क्या होता है कि जब भी हम बच्चे को होमवर्क देते हैं तो बच्चे में सेल्फ स्टडी की हैबिट जो है वो डेवलप करना हमारा मेन ऑब्जेक्टिव रहता है, और यही एडवांटेज भी होती है कि बच्चे को जो है होमवर्क देकर जो है वो सेल्फ स्टडी करना जो है बच्चा सीख जाए। तो इसके लिए इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, मे डेवलप हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी। देखिए जब बच्चे को होमवर्क देंगे और वो सेल्फ स्टडी की हैबिट को डेवलप कर पाएगा तो आगे जैसे ही स्टेजेस इसकी बच्चे की बढ़ती जाएगी तो सेल्फ स्टडी का कंसेप्ट उसके माइंड में और उसके साइकोलॉजी में फिट हो जाना चाहिए ताकि वो पढ़ सके, क्योंकि हर जगह जो है आपके साथ इंडिविजुअली कोई होता नहीं है हेल्प करने के लिए, तो सेल्फ स्टडी खुद खोजबीन करके जो वो बच्चा पढ़ सके। इसका यही सही आंसर था और उम्मीद आप लोग समझ भी गए होंगे। इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा भी जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रामीणों में तनाव है और आप वहाँ शिक्षक है, आप क्या करेंगे? देखिए क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया हुआ है और पेपर में बार बार पूछा भी जा रहा है, पहले तो मैं बात क्लियर कर देता हूँ। अब देखते हैं इसके ऑप्शंस। आप ग्राम प्रधान को सूचित करेंगे, आप उन्हें शांत करने की कोशिश करेंगे, आप पुलिस को रिपोर्ट करेंगे, आप उनसे दूरी बनाए रखेंगे। तो देखिए आप अगर किसी गांव में हैं और वहां पर जो है एज ए शिक्षक एज ए टीचर आप काम कर रहे हैं और गांव में तनाव है, मतलब काफ़ी टेंशन का माहौल हो गया है, तो आप क्या करेंगे? तो ऑब्वियसली जब आप ग्राम प्रधान को सूचित करेंगे, ये भी हो सकता है आप कर सकते हैं सूचित, और आप पुलिस को रिपोर्ट करेंगे, पुलिस को भी रिपोर्ट कर सकते हैं, आप उनसे दूरी बनाए रखेंगे। दूरी तो नहीं बना रख सकते हम, ऑप्शन डी तो गलत है। ऑप्शन बी है आप उन्हें शांत करने की कोशिश करेंगे। नो डाउट आप इंस्टेंट एक्शन करने की कोशिश करेंगे और उन्हें एज ए टीचर आपने आपके अंदर जो क्वालिटी है एज ए टीचर, एक पोलाइट नेचर होता है टीचर का, और टीचर की बात जो है वो लोग मानते भी है क्योंकि काफ़ी रिस्पेक्ट होती है टीचर की एक सोसाइटी में। तो आप उन्हें जो है अपने जो इंटेलेक्चुअल पावर से जो है उन्हें शांत करने की कोशिश करेंगे। यही इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर था और पेपर में बार बार पूछा जा रहा है ये प्रश्न, और इसको नोट कर लीजिएगा। उम्मीद आप लोग समझ गए होंगे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। परिवार एक साधन है, फैमिली इज ए मीन्स ऑफ अनौपचारिक शिक्षा जिसको इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं, औपचारिक शिक्षा जिसको फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं, या निरौपचारिक शिक्षा जिसको नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं, और दूरस्थ शिक्षा जिसको डिस्टेंस एजुकेशन कहते हैं। तो परिवार कैसा साधन है, कैसी एजुकेशन प्रोवाइड करवा सकता है परिवार? देखिए कहीं और से नहीं, परिवार में जो सीखते हैं बच्चे वो कौन सी एजुकेशन होती है, साधारण शब्दों में ये पूछा जा रहा है। तो देखिए ये जो होती है ये होती है आपकी इनफॉर्मल एजुकेशन। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या होती है ये? इनफॉर्मल एजुकेशन होती है। अब आप पूछेंगे कि सर इनफॉर्मल एजुकेशन होती क्या है एक्चुअली में? देखिए जो भी एजुकेशन हम अपने सराउंड में लेते हैं, एनवायरनमेंट से लेते हैं, ये इनफॉर्मल एजुकेशन होती है। जैसे चलते हुए कुछ सीखते हैं, फॉर एग्जांपल आपके साथ आपके दोस्त है, आपके पीर ग्रुप है, वहाँ से कुछ सीख लिया, फैमिली से कुछ सीख लिया, अपने पेरेंट्स से कुछ सीख लिया, और आपके जो रिलेटिव्स होते हैं उनसे कुछ सीख लिया, कहीं से कुछ भी सीखने को मिल गया, उसको कहा जाता है अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा में अगर साधारण शब्दों में बताऊं तो इसमें आप लोगों को कोई डिग्री या डिप्लोमा नहीं दिया जाता है, जो आप खुद से ही अपने आसपास से जो सीख पाते हैं उसको अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। तो उम्मीद है आप लोग डिफरेंस कर पा रहे होंगे अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है। अब हम बात करते हैं फॉर्मल एजुकेशन की। तो फॉर्मल एजुकेशन बहुत सिंपल है। फॉर्मल एजुकेशन किसको बोलते हैं? औपचारिक शिक्षा। जैसे कि हम स्कूल में पढ़ने जाते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ने जाते हैं, इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाते हैं, तो फॉर्मल एजुकेशन कहलाती है। जैसे कि स्कूल में गए, कॉलेजेस में गए, यूनिवर्सिटीज़ में गए पढ़ने के लिए, तो वो औपचारिक शिक्षा है। देखिए फॉर्मल एजुकेशन में एक सेट ऑफ रूल होता है, सेट ऑफ सिस्टम होता है, क्योंकि पेपर होने आपका जो करिकुलम है वो सेट होता है आपका, और आपका पूरा मैनेजमेंट से चलता है ये सिस्टम, और आपको एट द एंड एग्जाम्स देने होते हैं, फिर उसमें पास होना होता है, फिर आपको वो डिग्री प्रोवाइड करते हैं और आप लोग एलिजिबल होते हैं कहीं अपने आगे वर्किंग करने के लिए। तो यही जो है फॉर्मल एजुकेशन है। तो उम्मीद है आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे अनौपचारिक शिक्षा और औपचारिक शिक्षा को। अगर मैं बात करूँ निरौपचारिक शिक्षा, नॉन फॉर्मल एजुकेशन कौन सी होती है? वर्कशॉप, कोर्स जो होता है, ट्रेनिंग होगी, सेमिनार्स हो गए, ये जो होती है आपकी कौन सी होती है? नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है। देखिए मैं सारे डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पेपर में अगली बार हो सकता है कि इनसे कुछ क्वेश्चन बन जाए, और
ऑप्शन डी जो है दूरस्थ शिक्षा, डिस्टेंस एजुकेशन आप लोग जानते हैं, जो प्राइवेट आप फॉर्म वगैरह फिल करते हैं उसको क्या कहा जाता है, आपका डिस्टेंस एजुकेशन कहा जाता है, जिसमें आप लोग जो है रेयरली जो है क्लासेस का टाइम पीरियड आप जाते नहीं है क्लास लगाने के लिए, सिंपल पेपर एग्जाम देने के लिए बैठते हैं, या असाइनमेंट जो आप लोग देते रहते हैं टाइम टू टाइम घर बैठे भी, जानते ही आप लोग डिस्टेंस एजुकेशन को अच्छी तरह से। उम्मीद आप लोग समझ गए होंगे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा क्वेश्चन ब्लर है, लेकिन मैं पढ़ के बता दूंगा कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन है, शिक्षण की गुणवत्ता परिलक्षित होती है, मतलब द क्वालिटी ऑफ टीचिंग इज रिफ्लेक्टेड। क्वालिटी ऑफ टीचिंग जो है वो कैसे रिफ्लेक्ट होती है, कक्षा में छात्रों की उपस्थिति से, कि आपने किसी कक्षा को टीच किया और उसमें कितने ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो प्रेजेंट हो रहे हैं, उससे पता लगता है कि आपने कितनी अच्छी टीचिंग की है या करते हैं। छात्रों के उत्तीर्ण प्रतिशत से, कितने स्टूडेंट्स जो है वो पास हुए हैं, क्या उससे पता लगेगा कि आपने कितनी अच्छी जो है टीचिंग की हुई है। छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्नों की गुणवत्ता से, बाय द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड बाय स्टूडेंट्स, कि बच्चे जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है, उसका स्तर क्या है, उससे पता चलेगा कि आपने अच्छी टीचिंग की है या नहीं की है उसकी बच्चों की। कक्षा में बनाए गए मौन की अवधि से, बाय द ड्यूरेशन ऑफ साइलेंस मेंटेन्ड इन द क्लास। देखिए इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट सही आंसर है, बाय द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड बाय स्टूडेंट्स, छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्नों की गुणवत्ता से। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, बाय द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड बाय स्टूडेंट्स। क्यों होगा, क्योंकि देखिए अगर बच्चा जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट और सही क्वेश्चन पूछता है अपने कंसेप्ट से रिलेटेड, इट मीन्स आप जो है अच्छी टीचिंग कर रहे हैं, इसी से जो है क्वालिटी ऑफ टीचिंग जो है रिफ्लेक्ट होती है। देखिए कक्षा में उपस्थिति तो वैसे भी कंपलसरी है, बच्चे तो आने ही चाहिए सारे के सारे, तो इससे कैसे पता चलेगा कि शिक्षण की गुणवत्ता ठीक है आपकी। छात्रों के उत्तीर्ण होने की प्रतिशतता से भी लगा सकते हैं, लेकिन ये इतना भी अप्रोप्रिएट नहीं है, तो कई बच्चे नहीं भी होते हैं, लेकिन अगर बच्चा सही प्रश्न पूछ रहा है, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन बिल्कुल सही है बच्चे की कंसेप्ट को लेकर, तो इट मीन्स कि आपने एक अच्छी टीचिंग क्वालिटी है और आपने अच्छे से जो है बच्चों को पढ़ाया है, इससे जो है टीचिंग क्वालिटी जो है आपकी रिफ्लेक्ट होती है। उम्मीद आप लोग समझ गए होंगे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, यदि आप बच्चों में निरीक्षण करने की क्षमता में सुधार करना चाहते हैं तो आप निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश करेंगे। बच्चों में निरीक्षण करने की क्षमता में सुधार करना चाहते हैं, इंग्लिश में भी देख लेते हैं क्वेश्चन को। इफ यू वांट टू इम्प्रूव द एबिलिटी टू ऑब्जर्व इन चिल्ड्रन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू रिकमेंड। तो इम्प्रूव करनी है आपने एबिलिटी, ऑब्जर्विंग एबिलिटी को आपने इम्प्रूव करना है बच्चों में, तो इनमें से आप लोग क्या करेंगे, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है आपका विषय में रुचि पैदा करना। ऑप्शन बी है अनुभवों के लिए एक रूपरेखा विकसित करना, एक्सपीरियंस के लिए आप एक रूपरेखा विकसित करेंगे, डेवलप करेंगे। इंद्रियों को तेज करना, आप लोग इंद्रियों को, सेंसेस को जो वो तेज करेंगे बच्चे की। मानसिक संकायों का परीक्षण करेंगे आप। ट्रेनिंग मेंटल फैकल्टीज, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ट्रेनिंग मेंटल फैकल्टीज। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। और क्यों होगा ये भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अगर आपने बच्चों में जो है ऑब्जर्विंग पावर को जो है वो डेवलप करना है, इम्प्रूव करना है, तो आपको उनके माइंड को जो वो ट्रेन करना होगा कि किस तरह से जो ऑब्जर्व किया जाता है माइनर स्मॉल थिंग्स को। और फॉर एग्जांपल बच्चे को पढ़ाया जा रहा है बुक्स के माध्यम से, तो कैसे कंसेप्ट को पिक करना है, कैसे इंटरलेट करना है रियलिस्टिक लाइफ से, और आप कैसे जो है नॉलेज डिलीवर कर रहे हो, ये क्वालिटी ऑफ भी आप लोगों में होनी चाहिए एज ए टीचर, ताकि जो बच्चों को ट्रेनिंग मेंटल फैकल्टीज़ द्वारा, मतलब कि माइंड को जो वो एक सेपरेशन बना के रखनी है, माइंड में एक डिसिप्लिन बना के रखना है। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है इसके बारे में। जितना ज़्यादा अपने माइंड को आप लोग अरेंज करके रखेंगे, ऑर्गेनाइज करके रखेंगे, उतना ही ज़्यादा आपकी जो है ऑब्जर्विंग एबिलिटी जो है इम्प्रूव होती है। तो आप जो है मेंटल फैकल्टीज़ करेंगे, ट्रेनिंग देंगे उनको कि माइंड को कैसे ट्रेन करना होता है। तो उम्मीद आप लोग इस प्रश्न को समझ गए होंगे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को किस प्रकार प्रेरित किया जाना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने बच्चे को जो है, विद्यार्थी को जो है, स्टूडेंट जो है उनको आपने जीवन में, लाइफ में जो है सक्सेस बनाने के लिए आपको क्या करना है, किसके लिए प्रेरित करना है। तो देखिए ऑप्शन ए है सिलेक्टेड स्टडी। आपको जो
चयनित अध्ययन करना कि हाँ ये पढ़ना है और इससे जो आपको सक्सेस मिल जाएगी। पार्टिकुलर आपने बताया हुआ है। आकस्मिक अध्ययन करेंगे। इंसिडेंट स्टडी, आकस्मिक मतलब सडनली जैसे ही पेपर आया आप पढ़ने बैठ के, ऐसा अध्ययन करवाएंगे जिससे कि बच्चे को जीवन में सफलता मिल जाए। ऑप्शन सी है गहन अध्ययन, इंटेंसिव स्टडी, तो गहन अध्ययन। और ऑप्शन डी है सस्वर पाठ द्वारा सीखना, लर्निंग बाय रिसेशन, माफी चाहूँगा, रिसाइटेशन। स्वर पाठ द्वारा सीखना मतलब कि जो हम पढ़ते हैं उसके द्वारा सीखना। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, गहन अध्ययन। गहन अध्ययन द्वारा, इंटेंसिव स्टडी द्वारा जो है जीवन में सफलता मिल सकती है। गहन अध्ययन का क्या मतलब है, जैसे कि डीप कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना। गहन अध्ययन अपने एनवायरनमेंट और रियलिस्टिक चीज़ों के साथ में नॉलेज को इंटर रिलेट करना, इसी को गहन अध्ययन कहते हैं। अगर हम बात करें ऑप्शन बी की आकस्मिक अध्ययन की, तो ये आपका जो है इंसिडेंटल स्टडी है, जिसमें आप लोग जो है कोई प्लान के तहत नहीं पढ़ते। जैसे आप लोग अभी बीएड एंट्रांस के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे तो आप लोग जो है वो एक प्लानिंग के साथ नहीं तैयारी कर रहे होंगे, तो इसी को जो है क्या कहेंगे हम, आकस्मिक अध्ययन कहेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें जो है हिंदी भी पढ़नी है, इंग्लिश भी पढ़नी है, साथ ही आपको टीचिंग एप्टीट्यूड भी पढ़ना है, कमीशन कमेटीज़ भी पढ़नी है, इंडियन जीके भी पढ़ना है, हिमाचल जीके भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़नी है, मैथ भी पढ़ना है। तो ये आपको पूरा सिलेबस है और इस हिसाब से अगर आप लोग इसको अरेंज करके पढ़ते हैं तो इसको कहेंगे हम गहन अध्ययन। लेकिन आप लोग इसे प्लान करके नहीं पढ़ते, सीधे पढ़े जा रहे हैं, तो इसको जो कहेंगे आकस्मिक अध्ययन कहेंगे। तो उम्मीद है आप लोग इस प्रश्न को समझ गए होंगे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बालिकाओं की शिक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि, बालिकाओं की जो गर्ल्स होती है उनकी एजुकेशन को जो है प्रायोरिटी दी जानी चाहिए, क्यों दी जानी चाहिए, एज ए टीचर आपको यहाँ पर आंसर देना है। लड़कियां लड़कों की तुलना में अधिक बुद्धिमान होती है, इसलिए जो है उन्हें प्राथमिकता देनी चाहिए, प्रायोरिटी देनी चाहिए एजुकेशन लेने के लिए। लड़कियों की संख्या लड़कों की तुलना में कम है, क्या गर्ल्स की जो नंबर है वो बॉयज से कम है। अतीत में लड़कों के पक्ष में लड़कियों के साथ बुरी तरह भेदभाव किया जाता था, तो क्या जो पास्ट में जो है वो बैड बिहेवियर किया जाता था, डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, इसलिए जो शिक्षा को प्राथमिकता लड़कियों को देनी चाहिए। केवल लड़कियां ही सामाजिक परिवर्तन के लिए नेतृत्व करने में सक्षम है। देखिए यहाँ पर मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, जहाँ भी केवल शब्द लगा होता है ये तो पहले ही एजुकेशन की फील्ड में गलत हो जाता है। केवल शब्द नहीं लगता, ये नेगेटिव होता है, इसको तो पहले ही डिलीट कर देना है आप लोगों ने। और अगर हम बात करें लड़कियों की तुलना में अधिक बुद्धिमान होती है, लड़कियां जो लड़कों की तुलना में अधिक बुद्धिमान होती है, तो ऐसा नहीं है, दोनों ही बुद्धिमान होते हैं। कंपैरिजन, ये जेंडर स्टीरियोटाइप आ जाएगा कि लड़कियां ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है लड़के, ऐसा कुछ नहीं है, लड़के भी इंटेलिजेंट होते हैं। और अगर हम बात करें लड़कियों की संख्या लड़कों की तुलना में कम है, तो देखिए संख्या से इस पर जो प्रश्न प्राथमिकता एजुकेशन की प्रायोरिटी देने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है इसका, तो ये ऑप्शन भी डिलीट हो जाएगा। तो आपका जो सही आंसर जो निकल कर आ रहा है वो है ऑप्शन सी। अतीत में लड़कों के पक्ष में लड़कियों के साथ बुरी तरह भेदभाव किया जाता था, बिल्कुल सही बात है। द गर्ल्स वर बैडली डिस्क्रिमिनेटेड इन फेवर ऑफ बॉयज इन पास्ट। देखिए यहाँ पर एक पास्ट शब्द लगाया हुआ है, वर्ड को अपने ध्यान से पढ़ना है, पास्ट लगाया हुआ है मतलब भूतकाल में, अतीत में क्या किया गया है, लड़कियों के साथ डिस्क्रिमिनेट किया जाता था बहुत ज़्यादा, बिल्कुल सही बात है। कैसे किया जाता था, तो कैसे किया जाता था, जैसे लड़कियों के लिए एक जो स्टीरियोटाइप थिंकिंग बना के रखी होती थी कि लड़कियां हैं क्या है, चूल्हा चौका करेगी और क्या इससे ज़्यादा, तो इसलिए जो लड़कियों को पढ़ाते नहीं थे लड़कियों के ऊपर। फिर ये भी थिंकिंग रखी जाती थी सोसाइटी में कि लड़कियों की शादी तो करवा देनी है, तो इन्हें क्यों पढ़ाया जाए या इनके ऊपर क्यों खर्चा किया जाए, तो इसीलिए जो बहुत सारा डिस्क्रिमिनेट हुआ और लड़कियों का एक बहुत बड़ा तबका जो है वो पीछे रह गया एजुकेशन लेने के मामले में। तो उन्हें पुश देने के लिए जो है, प्रायोरिटी देने के लिए जो है क्या किया जाता था, जो एजुकेशन में उन्हें नई नई स्कीम्स लगाई जाती थी, नई नई फैसिलिटीज़ दी जाती थी। फॉर एग्जांपल बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान, आपको पता ही है क्यों पुश किया जा रहा है कि लड़कियां जो है, लड़कियों की बहुत दयनीय स्थिति थी शिक्षा के मामले में, काफ़ी पीछे थी, शिक्षा नहीं दी जाती थी। तो आप लोगों को स्कीम भी पता चल गई होगी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की स्कीम, जैसे कि उन्हें पुश करने के लिए कि आगे बढ़े, बड़ी सारी जो स्कॉलरशिप्स दी जाती है लड़कियों को कि ताकि वो आगे और ज़्यादा अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करे और आगे बढ़े, सोसाइटी को आगे ले जाए। तो उम्मीद आप लोग इस प्रश्न को डिटेल में समझ गए होंगे, मैंने कोशिश भी की आप लोगों को समझाने की डिटेल में और अच्छी तरह से समझ गए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है मेरे ख्याल से ये। तो क्वेश्चन है, विद्यालयों पर
सामाजिक कुरीतियों का प्रभाव पड़ने का भय है, इसे रोकने के लिए आपका दृष्टिकोण क्या होगा? देखिए, जो स्कूल पर जो है वो सोशल एविल्स जो है जिनको कहते हैं, उसका जो है इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो इसे रोकने के लिए आपका दृष्टिकोण क्या होगा? आप किस नज़रिए से आप इसको देखेंगे? आप एक आशावादी नज़रिए से देखेंगे, आप निराशावादी नज़रिए से देखेंगे कि नहीं यार, सब कुछ ऐसा ही तो चला हुआ है, गलत तो क्या कर सकते हैं, ऐसा कुछ थिंकिंग। ऑप्शन बी का भाव ये है, मतलब ये है। ऑप्शन सी, अन्य शिक्षकों के समान, जैसे अन्य शिक्षक कर रहे होंगे वैसा आप भी करेंगे, ठीक है, वो कोई इफेक्ट कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं तो आप भी कोई एक्शन नहीं लेंगे, आप भी बैठे रहेंगे, ठीक है, कोई और नहीं ले रहा तो मैं भी नहीं लूँगा। सामाजिक कुरीतियों की बात की जा रही है। सामाजिक कुरीतियाँ कौन सी? जैसे कि आपका नशा हो गया, धूम्रपान हो गया, और भी बहुत सारी कुछ गलत चीज़ें, उसका इम्पैक्ट जो विद्यालय पर पड़ रहा है, ये प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो आप कैसे मतलब उस दृष्टिकोण को देखेंगे? उदासीन देखेंगे, उदासीन मतलब न्यूट्रल देखेंगे कि हाँ ठीक है, चलने दो, कोई चक्कर नहीं, हो जाएगा खुद ब खुद, ठीक, ऐसा कुछ। तो देखिए, इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट और बिल्कुल सही आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, आशावादी। आशावादी मतलब ऑप्टिमिस्ट जो होते हैं। आप एक आशावादी दृष्टिकोण रखेंगे कि नहीं ये ठीक होगा, अगर नहीं होगा ठीक तो मैं इसको चेंज करने की कोशिश करूंगा। वाइड लेवलिंग दी एजुकेशन जो है सोसाइटी में आप लोग जो वो शिक्षा का प्रवाह करेंगे। एज ए टीचर आप कोशिश करेंगे एजुकेशन देने की और सोसाइटी को डेवलप करने की, जो गलत चीज़ें हैं उन्हें गलत बताने की, जो सही चीज़ें हैं उन्हें सही बताने की। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि जेंडर स्टीरियोटाइप थिंकिंग ही आ गई है विद्यालय में, सोसाइटी से बच्चों में, कि लड़कियां तो ऐसे होती, कमज़ोर होती है, लड़कियां ऐसे होती है, अच्छी नहीं होती, ऐसा कुछ। या फिर सामाजिक कुरीतियाँ और भी, जैसे धूम्रपान, और मैंने बताया आप लोगों को कि शिक्षण संस्थान के जो 100 मीटर एरिया के अंदर में आप किसी प्रकार का मादक द्रव्य है या धूम्रपान जो है वो बिल्कुल भी नहीं बेच सकते हैं। कोई भी शॉप ऐसी नहीं होनी चाहिए जहाँ पे सिगरेट मिलता हो या गुटखा खैनी कुछ भी मिलती हो। तो ऐसा कुछ आप लोग जो है वो नहीं, 100 मीटर के दायरे के अंदर में जो है किसी शिक्षण संस्थान में बेच नहीं सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर था आपका, जो एज ए टीचर दृष्टिकोण होगा वो आशावादी होगा, ऑप्टिमिस्ट होगा, कि आप चेंज करेंगे। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे इस प्रश्न को भी। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि विद्यालय का कोई शिक्षक विद्यालय के किसी समारोह में समय पर नहीं आता है तो आप प्रधानाचार्य के रूप में क्या करेंगे? देखिए, मेरे को पहले बता दूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पेपर में इस बार पूछा जा सकता है, HPBED एंट्रेंस एग्जाम में। नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर प्रश्न को ध्यान से समझते हैं। अब यदि विद्यालय का कोई शिक्षक जो है वो समय से जो है विद्यालय के किसी फंक्शन में नहीं आ रहा है, या हो सकता है कि विद्यालय में टाइम पे भी नहीं आ रहा है, ऐसे कंसिडर कर लेते हैं, आ तो रहा नहीं है वो, मतलब स्कूल टाइम से नहीं आ रहा है, या समारोह को भी अटेंड नहीं कर रहा है, जो फंक्शंस होते हैं स्कूल के, जैसे एनुअल फंक्शन हो गया, कुछ भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, 15 अगस्त या 26 जनवरी, जिसको भी आप लोग सेलिब्रेट कर रहे होंगे स्कूल में, तो एक जो है शिक्षक जो है, एज एक टीचर जो है वो नहीं आ रहा है विद्यालय में, तो आप जो है अभी कौन सी पोजीशन पर हो? एक प्रिंसिपल की पोजीशन पर हो, प्रधानाचार्य की प्रिंसिपल की पोजीशन पर हो। तो आप क्या करेंगे? समारोह खत्म होने के बाद आप उससे मिलने के लिए कहेंगे? तो देखिए, इतना अप्रोप्रिएट आंसर लग नहीं रहा मुझे कि आप उससे मिलेंगे समारोह खत्म होने के बाद। आप इसकी शिकायत स्कूल की प्रबंधन समिति से करेंगे। तो आप जो है वो मैनेजमेंट कमेटी से जो है, आप प्रधानाचार्य है और मैनेजमेंट कमेटी से आप शिकायत कर रहे हैं उनकी। तो देखिए, शिकायत करना अच्छी बात नहीं होती है, और आपका पद भी बहुत रिस्पेक्टेड पद है, यहाँ पर आपको खुद इंडिविजुअल एक्शन लेना पड़ेगा। तो ऑप्शन बी भी डिलीट हो जाता है। आप उसे सबके सामने डांटेंगे, नो डाउट, ऑब्वियसली ये तो गलती है, किसी को आप डांट नहीं सकते एज ए टीचर, वो भी सबके सामने क्या, अकेले में भी नहीं डांट सकते, क्योंकि डांटना जो है एक नेगेटिव वर्ड है, और आप इस ऑप्शन को ऐसे ही एलिमिनेट कर देंगे। मैंने बताया भी वो अप्रोच कि आपने मोस्ट सकारात्मक क्वेश्चन जो ऑप्शन जो है वो इलेक्ट करना हो, तो आप उसे उसकी जिम्मेदारी के बारे में बताएंगे, तो नो डाउट आप उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताएंगे, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। हो सकता है वो समझ जाए कि हाँ ठीक है, मुझे अटेंड करना चाहिए, बच्चों को भी जो समारोह में पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट करना चाहिए, आखिर ये फंक्शन में भाग लेना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन में जो है ऑर्गेनाइज करने में फंक्शन को हेल्प करनी चाहिए एक टीचर को। तो ये दृष्टिकोण रह सकता है एक टीचर का इस प्रश्न के माध्यम से। अगर आप जो है प्रधानाचार्य है तो आप जो है टीचर को ये सलाह दे सकते हैं कि आप जो है उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अंडरस्टैंड करना होगा। उम्मीद है आप इस प्रश्न को भी समझ गए होंगे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, छात्रों के लिए कौन सा गुण सबसे महत्वपूर्ण है? विच क्वालिटी इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट जो है वो हार्ड वर्क होना चाहिए, कड़ी मेहनत करने वाला होना चाहिए, आज्ञाकारिता वाला होना चाहिए, ओबीडियंस होना चाहिए, हो सकता है विनम्रता, ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, हो सकती है, स्वतंत्र सोच होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट थिंकिंग होनी चाहिए। तो देखिए, छात्रों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है, सबसे पहले जो छात्र है वो इंडिपेंडेंट थिंकिंग वाला होना चाहिए, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। स्वतंत्र सोच वाला होना चाहिए, वो अपने फ्री माइंड से सोच सके और नए कंसेप्ट और नए आइडियाज जनरेट कर सके। यही जो है सबसे बेस्ट
जो एबिलिटी है, किसी क्वालिटी है एक छात्र की होनी चाहिए। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे इस प्रश्न को भी। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।